वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ राहुल झा। और आज हम लोग इस वीडियो में न्यूमेरिकल पार्ट्स कवर करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है, चाहे वो मास फ्रैक्शन से रिलेटेड हो, बेसिक्स कंसेप्ट्स से रिलेटेड हो, सारे पार्ट्स पे इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। और इसके आगे हम लोग जानेंगे हीट वर्क ट्रांसफ़र तक हमने कवर कर लिया था। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क किसे कहते हैं, वर्क ट्रांसफ़र के डिफरेंट प्रोसेसेस के वर्क कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस के ग्राफ्स कैसे होते हैं। तो इस वीडियो में हम सारे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स कवर करना चाहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हीट की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल की हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। न्यूमेरिकल अप्रोच हमारा होना चाहिए गेट के लिए कि सबसे पहले हमें गिवन ज़रूर लिखना चाहिए। जब भी हम लोग अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार गिवन ज़रूर लिख लें, जिससे प्रॉब्लम एक तो समझने में आसान आपको होगी और मिस्टेक्स होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। 3 मीटर क्यूब, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है शुरुआत से अंत तक, और क्या क्या गिवन है उसको नोट डाउन करते जाना है। क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यही होता है। ठीक है, तो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। 3 मीटर क्यूब वेसल कंटेन एयर एट 140 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर कितना दिया हुआ 28 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स का जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो यूनिट का हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर किलो पास्कल में है, यहाँ पे प्रेशर मेगा पास्कल में है, यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन का सबसे ज़्यादा हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गिवन लिखते जाएंगे, वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो 3 मीटर क्यूब वेसल कंटेन एयर एट 140 किलो पास्कल एंड 28 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब एक वेसल है, कोई तो ये वेसल है। ठीक है, ये वेसल मान लिया हमने। इस वेसल में ये बता क्या रहा है, 3 मीटर क्यूब का ये वेसल है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या है इस वेसल का, V1 इज इक्वल टू 3 मीटर क्यूब। ठीक है, और प्रेशर कितना है इसके अंदर, P1 इज इक्वल टू 140 kPa। ठीक है, और टेम्परेचर हमारा इनिशियल कितना है, और टेम्परेचर हम लोग हमेशा केल्विन में लेते हैं, तो टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 28.273, और इसलिए इसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू 301 केल्विन। ओके, तो यहाँ तक किसी को फर्स्ट लाइन से हमें ये समझ में आ गया कि वॉल्यूम कितना है इसका, 3 मीटर क्यूब है, प्रेशर क्या है और टेम्परेचर क्या है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एयर इज पम्प्ड इनटू द वेसल टिल द प्रेशर बिकम 3.5 MPa एंड टेम्परेचर बिकम 50 डिग्री से। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर पहले तो कुछ एयर पार्टिकल्स था इस कंटेनर में। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, पंप लगा दिए। ठीक है, और पंप लगा के इसमें और एयर भर रहे हैं। ठीक है, और एयर भर रहे हैं तो इसका प्रेशर जरूर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम लोग को पूछ रहा है ये डिटरमाइन इनिशियल मास ऑफ द एयर, पहले कितना मास था इसके अंदर एयर का, और बाद में कितना मास हो गया, और एडिशनल मास ऑफ द एयर पम्प्ड इन, और बाद में हमने कितना मास और पम्प्ड किया। ठीक है, इस प्रेशर और टेम्परेचर को रीच करवाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर हमें इनिशियल मास ऑब्टेन करना है तो हम लोग इक्वेशन जानते हैं, PV इक्वल टू MRT का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, PV इक्वल टू MRT का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। P1 V1 इक्वल टू M1
R1 T1। तो यहाँ से हम लोग को इनिशियल मास क्या था M1 पता चलेगा, ठीक है। तो M1 कैसे निकालेंगे हम लोग, सारा आपके पास वैल्यू ऑब्टेन्ड है। M1 इक्वल टू P1 V1 अपॉन R1 T1, ठीक है। तो P1 क्या हो जाएगा, P1 हमें दिया हुआ है 140 और V क्या दिया हुआ है 3 अपॉन R1 क्या दिया हुआ है, R1 ये हमने कैलकुलेट किया था, जो R1 0.287 होता है, 0.287 इंटू और टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 301। तो यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगा कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ मास इसका ऑब्टेन्ड हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा 4.862। आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है, कॉपी नहीं करना है, केजी। और मास के हमने सारा यूनिट्स को तो ये यूनिट किलो केजी में आएगा मास का, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें एडिशनल कितना मास रखा, तो सिमिलरली ये इक्वेशन का यूज़ करते P2 B2 इक्वल टू M2 R2 T2, ठीक है। तो M2 यहाँ से क्या कैलकुलेट हो जाएगा, M2 विल बी P2 B2 अपॉन R2 T2, ठीक है। तो P2 नया प्रेशर हमें कितना देना है 3.5 MPa, और सभी को मालूम होगा MPa को KPa में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो P2 क्या हो जाएगा 3500 इंटू V2 क्या है हमारा वॉल्यूम, तो वही रहेगा क्योंकि कंटेनर फिक्स्ड है, कंटेनर फिक्स है, इसीलिए तो अगर एयर हम लोग इसमें डाल रहे हैं तो इसका प्रेशर भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, क्योंकि कंटेनर फिक्स है। अगर कंटेनर नहीं फिक्स रहता तो कुछ अलग बात होता, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा अपॉन R2, R का भी वैल्यू फिक्स है, तो 0.287 इंटू टेम्परेचर दिया हुआ है 50 डिग्री से, इसको हम लोग कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे। कैल्विन में क्या आ जाएगा ये 323, ठीक है, 323 कैल्विन। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन्ड हो जाएगा 113.267 kg, ठीक है। तो नया मास इसके अंदर कितना है, नया मास इसके अंदर कितना है, इतना है 113.267 kg, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहले तो इनिशियल मास जो कि हमने ऑब्टेन कर लिया था यहाँ से, इनिशियल मास हमने ऑब्टेन कर लिया था यहाँ से, और पूछ रहा है एडिशनल मास। तो एडिशनल मास हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके M2 माइनस M1। तो एडिशनल मास कैसे ऑब्टेन होगा, एडिशनल मास इज इक्वल टू M2 माइनस M1, दिस विल बी इक्वल टू 113.267 माइनस 4.862, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा अप्रॉक्स 108.4 kg, ठीक है। आप लोगों को खुद से कैलकुलेट करना है, बस कैसे हमने अप्रोच किया वो अप्रोच को ध्यान में रखना है, क्योंकि गेट में कैसे अप्रोच करना है उस अप्रोच को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, पहले एक एक लाइन का गिवन लिखा, गिवन लिखने के बाद
वो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है उसको समझा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बेसिक कंसेप्ट पे था, ठीक है। अब हम लोग आगे दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। हमने अभी तक जितना टॉपिक्स पढ़ा है उस सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जितना भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इसके अलावा आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। और उसको अच्छे से सॉल्व करना, किसी क्वेश्चन को कोई भी प्रॉब्लम होता है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नोट डाउन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ, या फिर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं नोट डाउन ही कर देता हूँ, आपके लिए भी इजी हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर, ठीक है। और सारा जितना भी क्वेश्चन आज यहाँ पे होगा सारे को आपको खुद से एक बार खुद से करना है। तो क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए आई थिंक होमवर्क के रूप में इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग हीट की बात करेंगे, क्योंकि अभी भी आप लोग अगर जिसका बेसिक्स अच्छा होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, और नहीं जो भी सॉल्व कर पाएंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, ठीक है, नोट डाउन करेंगे। HW और GKP, घर पे करो प्रॉब्लम्स, ओके। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, द स्पेसिफिक हीट at constant volume for triatomic gas CO2 in kilojoule per kg is fill in the blanks। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें, और इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग आंसर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, अगर आंसर जानना चाहे तो मैं आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर कुछ 0.5726 किलोजूल पर केजी केल्विन में आ जाएगा। आंसर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, तो वो कंसेप्ट हमने देखा नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अभी के लिए फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, थर्मोडायनेमिक्स में जितना मैं कवर करवा रहा हूँ, अगर आप लोग कवर कर लें तो 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन गेट में छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन गेट में छोड़ के नहीं आएंगे, ओके। थर्मोडायनेमिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक आइडियल गैस का मिक्सचर है, ठीक है। क्वेश्चन इज एन आइडियल गैस
an ideal gas mixture, an ideal gas mixture contains of 2 kilomole of N2, ठीक है, नाइट्रोजन, एंड 6 kilomole of CO2, ठीक है। तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था मास फ्रैक्शन का, तो ये क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे बेस है। तो मास फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन द मिक्सचर, द मास फ्रैक्शन of CO2 in the mixture, ठीक है। द मास फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन द मिक्सचर हमें ऑब्टेन करना है। तो पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है उसको समझना है, और मास फ्रैक्शन हम लोग निकालना सीखे थे फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में, मैंने कवर किया होगा। आप लोग वहाँ से जाके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से जाके कवर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग उस कंसेप्ट पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, N2 का कितना मोल है, 2 किलो मोल। हमारा सबसे पहले क्या लिखना रहता है, गिवन, और CO2 का कितना है, 6 किलो मोल। CO2 का कितना है, 6 किलो मोल, ओके। और ये मास क्या हो जाएगा, दोनों का मास हमें ऑब्टेन करना होगा। तो CO2 का कार्बन का कितना हो जाएगा, 12 + 32 44, N2 का क्या हो जाएगा, 28, ठीक है। तो 28 हो जाएगा, 28, ठीक है। तो मास फ्रैक्शन क्या होता है, हमने पढ़ा था, मास फ्रैक्शन क्या होता है, mi/summation/m, ठीक है। और हमें मास फ्रैक्शन किसका निकालना है, CO2 का निकालना है। तो CO2 का क्या मास फ्रैक्शन है उस मिक्सचर में, N2 और CO2 के मिक्सचर में। तो ऊपर में mi क्या रहेगा, CO2 का रहेगा, ठीक है। तो 6 × 44 अच्छा चलो एक स्टेप और इसको और इजी करते हैं। mi क्या हो जाएगा, N1mi/N1m1 + N2m2, ठीक है। ये CO2 का, ये पूरे मिक्सचर का नीचे में लेते हैं हम लोग, पूरे मिक्सचर का, ऊपर में जिसका पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 × 44 + 2 × 28, ठीक है। इसको कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे तो आंसर ऑब्टेन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, अप्रॉक्स 0.825, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था, टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उस टेम्परेचर की अगर बात करें तो क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन, क्योंकि अपन गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग अपने को आइडिया रहेगा उतना ज़्यादा इजी रहेगा हाँ स्कोर करना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आप नया क्वेश्चन को देख के सोच नहीं पाओगे, ठीक है। और गेट में काफ़ी टाइम पर रिपीटेटिव क्वेश्चन आता है, तो जितने टाइप का क्वेश्चन आप पहले से कवर करके जाओगे एग्जाम्स में उतना आपके लिए इजी होगा वहाँ पे, ठीक है। तो नोट डाउन करेंगे द रीडिंग्स TA and TV of two thermometer. The reading TA and TV of two thermometer A and B on the Celsius scale agree at the ice point and the स्टीम पॉइंट, ठीक है। हमने कंसेप्ट में भी ये चीज़ कवर किया था, स्टीम पॉइंट, ठीक है, एंड द स्टीम पॉइंट। और इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन आपको गेट में मिल सकता है। क्वेश्चन बड़ा होने से बिल्कुल डरना नहीं है, जितना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा उतना जल्दी सॉल्व होगा, जितना छोटा क्वेश्चन रहेगा उसमें उतना ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन जब भी गेट के पेपर्स में आए तो खुश हो जाना कि ये क्वेश्चंस सबसे आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। एंड आर एज्यूम्ड टू बी related by the correlation, और इसमें कोरिलेशन क्या दिया हुआ है, कोरिलेशन TA इक्वल टू A प्लस BTV प्लस CTV स्क्वायर, where A, B and C are constants, ठीक है। when the two are immersed in a well-state while bath, A reads 51 degrees C and B reads 50 डिग्री C, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को रीड करना है, एक एक लाइन को समझना है, नोट डाउन करना है क्या पूछ रहा है और क्या हमें करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, पहला डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ A व्हेन B रीड्स 26 डिग्री C, ठीक है। तो TA और TB हमें निकालना है, ठीक है। TV जब 26 डिग्री होगा तो वहाँ पे A का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है, तो क्वेश्चन क्या है,
determine the reading on A when B reads 26 डिग्री C। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले जो भी हो क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? द रीडिंग ऑफ TA एंड TV, TA और TV ऑफ टू थर्मोमीटर A एंड B, दो थर्मोमीटर है A एंड B ऑन द सेल्सियस स्केल एग्री ऑन द आइस पॉइंट एंड स्ट्रीम पॉइंट। आइस पॉइंट और स्ट्रीम पॉइंट पे वो लोग एग्री करते हैं। किस रिलेशन पे एग्री करते हैं? TA इक्वल टू A प्लस B TV प्लस C TB स्क्वायर, वेयर A एंड B और C क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, व्हेन द टू आर इमर्स्ड इन द वेल स्टीर्ड ऑयल बाथ। अब ये दोनों थर्मोमीटर को हम लोग क्या कर रहे हैं? एक ऑयल बाथ में इमर्स्ड कर रहे हैं। ठीक है, डुबो रहे हैं। तो A का क्या रीडिंग आया? 51 डिग्री C एंड B का क्या रीडिंग आया? 50 डिग्री C। ठीक है, तो हम लोग डिटरमाइन करना है हमें A का टेम्परेचर। रीडिंग ऑफ A क्या हो जाएगा? व्हेन B रीड्स 26 डिग्री C। जब B 26 डिग्री होगा तो A का क्या रीडिंग होगा? ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। अब इसका सॉल्यूशन की तरफ हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, तो इसका अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा रब कर देते हैं, थोड़ा पार्ट्स, क्योंकि हम लोग सॉल्व कर पाए। और ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पार्ट्स को अगर हम डिलीट करते हैं तो हमें स्पेस बन जाएगा कि हम सॉल्व कर पाए इस क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर हम इजी क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो हम कितने पानी में हैं ये हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस अच्छे सॉल्व करना है जो इस टाइप के क्वेश्चंस गेट्स में आते हैं। ठीक है, तो पहले तो रिलेशन क्या था हमारा? TA इक्वल टू A प्लस B TB प्लस C TB स्क्वायर। ठीक है, अब आइस पॉइंट पे और स्टीम पॉइंट पे एग्री होता है। तो आइस पॉइंट पे क्या होता है? टेम्परेचर 0 इक्वल टू A इंटू B इंटू टेम्परेचर 0 इंटू 0 प्लस C इंटू 0। तो A क्या आ गया इस पॉइंट पे? 0। ठीक है, और स्टीम पॉइंट पे क्या हो जाएगा? 100 इक्वल टू B। ठीक है, A अगर 0 हो गया तो TA क्या आ जाएगा? TA इक्वल टू B TB प्लस C TB स्क्वायर। ठीक है, अब स्टीम पॉइंट पे ले लो 100 इक्वल टू B इंटू 100 प्लस C इंटू 100 का स्क्वायर। ठीक है, और हमें 51 पे भी ये एग्री कर, 51 पे उसका टेम्परेचर क्या है? 50 है। अगर TA का 51 पे एक रिलेशन और हमें लास्ट लाइन में दिया हुआ था, जब TA रीड करता है 51 तो TB क्या रीड करता है? 50। तो वहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा। TA जब 51 रीड करता है तो TB क्या रीड करता है? 50 रीड करता है। ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। और इन दोनों को सॉल्व करने पे हमें दो इक्वेशन, दो वेरिएबल B एंड C, B और C का वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगा। B और C का वैल्यू क्या ऑब्टेंड हो जाएगा? आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1.04 एंड C का वैल्यू क्या हो जाएगा? -4 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में पूछा था जब TB 26 है तो TA क्या हो जाएगा? BC हमें ऑब्टेंड है। BC अगर हमें ऑब्टेंड है, ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर हम रख दें BC ऑब्टेंड है और इस इक्वेशन का अगर हम यूज़ करें, ठीक है, इस इक्वेशन का अगर हम यूज़ करें, ठीक है, तो इसमें B हमें मालूम है, C हमें मालूम है, TB गिवन है। नया TB कितना हो जाएगा? 26। TB मालूम है तो TB A ऑब्टेंड ईजिली हो जाएगा। आप लोग ईजिली यहाँ से TA ऑब्टेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो TA क्या हो जाएगा? TA यहाँ से ऑब्टेंड हो जाएगा जिसका वैल्यू 26.7 डिग्री C आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए।
ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। जितना भी टॉपिक्स हमने अभी तक कवर किया, हर एक टॉपिक्स के क्वेश्चन को आज कवर करना है हमें इस वीडियो में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। ठीक है, जो कि वर्क पे बेस्ड होगा। हमने वर्क भी काफ़ी कवर किया है, तो वर्क पे अब थोड़ा सा क्वेश्चन से देख लेते हैं। आगे हीट पर आई करेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वर्क्स पे बेस्ड क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नोट डाउन करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को। हाँ तो क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। पहला क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन, एटमोस्ट एक क्वेश्चन गेट में हमें यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन अभी हम लोग कवर करते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन, इसमें आप लोग ऑलमोस्ट सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वर्क डन पे ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। 0.8 मीटर क्यूब रिजिड टैंक है। ठीक है, कंटेन्स नाइट्रोजन गैस at 500 kilopascal and 300 Kelvin. ठीक है, now the gas is compressed isothermally to a volume of 0.1 meter cube. ठीक है, the work done on the gas during this compression process is option A 831 kilojoule, option B 0 kilojoule, option C 420 kilojoule and option D is 2440 kilojoule. ठीक है, अब हम लोग पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन हमें कह क्या रहा है। ठीक है, ये 0.8 मीटर क्यूब रिजिड टैंक है हमारा। कंटेन नाइट्रोजन गैस एट 500 किलो पास्कल। नाइट्रोजन गैस को कितना किलो पास्कल प्रेशर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, प्रेशर क्या दिया हुआ है, ये दिया है। अब इस गैस को हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब कंप्रेस कर रहे हैं, बट कौन से प्रोसेस से कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, कौन से प्रोसेस से कंप्रेस कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस का नाम भी हमें दे रखा है। आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हैं हम लोग। उस प्रोसेस का हमें नाम भी दे रखा है, हमने आइसोथर्मली कंप्रेस किया है। ठीक है, अब नया वॉल्यूम क्या है, न्यू वॉल्यूम क्या है हमारा 0.1 मीटर क्यूब।
ठीक है, कंप्रेशन कर रहे हैं, पहले कितना वॉल्यूम था, इतना था, नया वॉल्यूम इतना है। वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द, अब कंप्रेस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिखा गया ऑन द गैस, ठीक है। अगर गैस, क्योंकि गैस पे काम हो रहा है, ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन प्रोसेस कितना वर्क डन गैस के ऊपर किया गया, ठीक है, गैस के द्वारा नहीं, गैस के ऊपर कितना वर्क डन किया गया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ रखा था। वर्क डन क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, वर्क डन क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन के क्वेश्चन में सिंपल जवाब होगा वर्क डन इज इक्वल टू P1 V1 ln V2 बाय V1, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे प्रेशर क्या दिया हुआ है हमारा इनिशियली 500, गिवन लिखना है आप लोगों को, ठीक है। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बट आप लोगों को जब भी सॉल्व करें, जब आप लोग भी काफ़ी टाइम सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, बट अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में गिवन लिखना है, ठीक है। तो अब P1 क्या हो जाएगा 500, V1 क्या दिया हुआ था हमारा इनिशियली 0.8 था यहाँ से, ठीक है। ln V2 बाई V1, ठीक है। अब क्योंकि कंप्रेस हो रहा है तो निगेटिव साइन लेंगे हम लोग। फाइनल वॉल्यूम क्या था 0.1 और इनिशियल क्या था तो 0.8, पॉइंट कट हो जाएगा, -1/8, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करो और आंसर पाओ। आंसर क्या आ जाएगा 831 किलो जूल। वर्क डन कैसे, वर्क डन देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था, क्या क्या था, सॉल्व करने के बाद ये इससे भी इजी क्वेश्चंस गेट्स में पूछे जाते हैं। फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ, मार्क्स लो और खुश रहो, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैं बेसिक्स ले रहा हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जिससे आपका बेसिक्स क्लियर हो। हमें बेसिक्स पे ध्यान देना है। एक बार बेसिक्स क्लियर हो गया तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो क्वेश्चन नोट डाउन करना है। एन इंजन, क्वेश्चन नोट डाउन करना है। एन इन ओह शिट, ये मार्कर आई थिंक गया, ठीक है। एन इंजन सिलेंडर, एन इंजन सिलेंडर एक इंजन में जो पिस्टन सिलेंडर होता है उसकी बात कर रहे हैं। एन इंजन सिलेंडर हैज़ अ पिस्टन और पिस्टन का एरिया क्या दिया हुआ है, ऑफ एरिया 1.2 मीटर स्क्वायर and contains gas at a pressure
और गैस का प्रेशर क्या दिया हुआ है हमारा। क्वेश्चन के साथ साथ मेरे साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन कवर करना है और समझना है। 1.5 MPa, यूनिट पे बहुत ध्यान देना है, MPa में दिया हुआ है, ठीक है। MPa, द गैस एक्सपैंड accordingly to a process। अब देखो यहाँ पे कैसे देगा, प्रोसेस क्या है। accordingly to a process which is represented by a straight line on a pressure volume diagram, the final pressure is 0.15 MPa, ठीक है। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन इफ द स्ट्रोक इज 0.30। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वर्क डन by the gas on the piston। क्वेश्चन अच्छा है, समझना है, फिर स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करना है। इफ द स्ट्रोक इज 0.30 मीटर, ठीक है। इफ द स्ट्रोक इज 0.30 मीटर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन क्या रहा है और हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। एन इंजन सिलेंडर हैज अ पिस्टन ऑफ एरिया। एक इंजन सिलेंडर की हम लोग बात कर रहे हैं, जो सिलेंडर का पिस्टन क्या है, एरिया का पिस्टन क्या दिया हुआ है 1.2 मीटर स्क्वायर एंड कंटेन्स गैस एट अ प्रेशर ऑफ, और उसमें गैस का प्रेशर क्या दिया हुआ है 1.5 MPa दिया हुआ है। द गैस एक्सपांड अकॉर्डिंग टू अ प्रोसेस कौन सा प्रोसेस के अकॉर्डिंगली गैस एक्सपांड कर रहा है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, जो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे स्ट्रेट लाइन से कौन सा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे स्ट्रेट लाइन पे कौन से प्रोसेस को हम लोग रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है। और द फाइनल प्रेशर भी हमें दे रखा है 0.15 MPa था। इनिशियल प्रेशर क्या है 1.5 MPa और फाइनल प्रेशर क्या है 0.15, प्रेशर कम हुआ है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन इफ द स्ट्रोक इज, अच्छा स्ट्रोक भी दे रखा है, ठीक है 0.30 मीटर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्विंग अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है। ग्राफ के अप्रोच से सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ और उसके अप्रोच से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनिशियल प्रेशर क्या था और फाइनल प्रेशर क्या था, उसके अकॉर्डिंग V1 क्या था और V2 क्या था, और वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन हम जानते हैं एरिया अंडर द कर्व हमें वर्क डन देता है PV के ग्राफ पे, ठीक है। क्वेश्चन अगर नोट डाउन कर लिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इसमें इस क्वेश्चन में आप लोगों को काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ था
पीवी कर्व हम ड्रॉ करेंगे, प्रेशर वॉल्यूम कर्व हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमें दिया हुआ था स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में भी प्रेशर डिक्रीज कर रहा था, तो इनिशियली प्रेशर क्या था, कुछ यहाँ पे था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कुछ हमारा वॉल्यूम था। ठीक है, अब फिर बाद में अगर प्रेशर कम हुआ और बोला स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रेशर हमारा कुछ ऐसा था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कुछ हमारा वॉल्यूम होगा V2 P1 V2 P1 P2। ठीक है, ये पॉइंट एक आ गया A पॉइंट, और दूसरा पॉइंट कौन सा आ गया B पॉइंट। वर्क डन निकालने के लिए लास्ट में बोल रहा था और कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन इफ द स्ट्रोक इज 0.30। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा भाई। एरिया हमें क्या दे रखा था, कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा आप लोग सोचें। वर्क डन एरिया अंडर द पीवी कर्व हमें वर्क डन देता है। ठीक है, तो एरिया क्या दे रखा था, एरिया ऑफ अ पिस्टन 0.12। ठीक है, प्रेशर क्या दे रखा था 1.5 MPa। तो ये क्या हो जाएगा, एट P1 पे प्रेशर क्या हो जाएगा, इसको kPa में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1500 kPa इंटू 10⁻³ से कन्वर्ट करते हैं, और P2 क्या हो जाएगा हमारा 150 kPa, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में हमें दे रखा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, और हम लोग अब हम लोग वॉल्यूम की, अगर चेंज इन वॉल्यूम की बात करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, अब वर्क डन का अगर बात करें, वर्क डन क्या होता है, एरिया बिलो दिस लाइन ए बी लाइन, एरिया बिलो लाइन ए बी, वर्क डन हमारा ये हो जाएगा एरिया बिलो लाइन ए बी। ठीक है, अब एरिया कैसे निकाले इस लाइन का। ठीक है, तो एरिया कैसे निकाले, इस कर्व के नीचे का एरिया कैसे निकाले, इस कर्व के नीचे का हम लोग एरिया ऐसे निकाल सकते हैं, एक तो ये रेक्टेंगल और एक ये ट्राइंगल, इन दोनों एरिया को जोड़ देंगे तो इस कर्व के नीचे का एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 150, जो कि हमारा P2 का वैल्यू है, इनटू इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा 150 इंटू V2 माइनस V1, प्लस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा B2 माइनस B1, B2 माइनस B1 इंटू हाइट क्या है हमारे पास। ठीक है, हाइट क्या है, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन। ठीक है, और ये चेंज इन वॉल्यूम हमने एरिया इंटू स्ट्रोक लेंथ दिया हुआ है, उससे निकल जाएगा। ठीक है, हाइट क्या हो जाएगा इंटू 1500 माइनस 150। ठीक है, इस सब को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, और देखेंगे अगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में डालेंगे, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। मैंने एक हिंट दे रखा है, इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। चेंज इन वॉल्यूम हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया जब हम लोग ऐड करेंगे तो नेट वर्क डन चेंज निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी कंसेप्ट था, सिंपल कंसेप्ट था। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, नेक्स्ट आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बात करें
आगे की तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि नोट डाउन करेंगे स्फेरिकल balloon of 1 meter diameter contains a gas of 100 kPa। ठीक है, the gas inside the balloon is heated until the pressure reaches 350 kilopascal. During the process of heating the pressure of gas proportional to square of the diameter of the balloon. Find the work done by the gas inside the balloon। ठीक है, क्वेश्चन समझना है फिर आंसर देना है। ठीक है, a spherical balloon of 1 meter diameter contains a gas of 100 kPa। A spherical balloon of 1 meter diameter contain a gas of 100 kPa। एक स्फेरिकल बैलून है जिसका डायमीटर 1 मीटर है और उसमें गैस का प्रेशर कितना है 100 किलो पास्कल है। ठीक है, द गैस इनसाइड द बैलून इज हीटेड अंटिल द प्रेशर रीचेज टू। अब जो गैस बैलून के अंदर है उसको हम लोग हीट कर रहे हैं, हीट करने से प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होकर कितना तक पहुंच गया 350 किलो पास्कल। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द प्रेशर ऑफ द गैस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ द बैलून। ये रिलेशन हमारा दे रखा है प्रेशर और ये डायमीटर के बीच में। तो हमें पूछ रहा है द वर्क डन बाय द गैस इनसाइड द बैलून। वर्क डन क्या होगा गैस का इनसाइड द बैलून। अच्छा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सॉल्व करेंगे। तो इनिशियल प्रेशर क्या दिया हुआ था हमारे पास, इनिशियल प्रेशर क्या दिया हुआ था 100 kPa। इनिशियल प्रेशर क्या दिया हुआ था P1 इक्वल टू 100 kPa। ठीक है, इसके बाद P2 क्या दे रखा था, P2 क्या दे रखा था 350 kPa। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और एक रिलेशन क्या दे रखा है प्रेशर और डायमीटर में
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाए तो पी इक्वल टू के डी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, P1/P2 इक्वल टू, सॉरी हाँ ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं या फिर हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं, P1/D1 स्क्वायर, इसको नीचे ला दिए, इक्वल टू P2/D2 स्क्वायर। ठीक है, P1/D1 स्क्वायर इक्वल टू P2/D2 स्क्वायर। तो D2 क्या हो जाएगा, P1/D1 स्क्वायर इक्वल टू P2/D2 स्क्वायर। ठीक है, P1 हमें पता है, P2 हमें पता है। ठीक है, और डायमीटर हमें मालूम है क्या, द गैस इनसाइड द बैलून इज हीटेड अंडर द प्रेशर विच इज 350 kPa ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द प्रेशर। ठीक है, चलो हाँ यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, स्फेरिकल बैलून ऑफ 1 मीटर ऑफ डायमीटर, तो D1 हमें पता है 1 मीटर, तो यहाँ से हमें D2 आ जाएगा। D2 का वैल्यू क्या ऑब्टेन कर लेंगे इस इक्वेशन में पुट अप करने के बाद, D2 इक्वल टू 1.87 मीटर आ जाएगा कुछ तो। ठीक है, D2 हमें ऑब्टेन हो गया। क्योंकि जैसे जैसे हीट बढ़ रहा है वैसे वैसे साइज बढ़ रहा है, तो वर्क डन कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। वर्क डन हमने क्या देखा था, इंटीग्रल ऑफ पी डी वी। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ पी डी वी। प्रेशर क्या है हमारा, प्रेशर क्या है हमारा, के, प्रेशर क्या है के डी स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है एक स्फेरिकल का, हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो, और कैलकुलेट करके अगर डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, π/6 इंटू 3d स्क्वायर। ठीक है, 3/4 πd³ को हमने डिफ्रेंशिएट किया है डी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास वर्क डन का। ठीक है, जिसमें आपके पास सारा वैल्यू ऑब्टेन्ड है, तो आप वर्क डन इजीली ऑब्टेन्ड कर पाएंगे। ठीक है, डी क्या हो जाएगा, हमें सारा इसमें सारा वैल्यू ऑब्टेन्ड है, तो इसमें आप लोग इजीली वर्क डन निकाल पाएंगे। ठीक है, 50 पाई इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 d के पावर 4 आ जाएगा, और डी डी। ठीक है, और सिंपली पुट करना है, ये आ जाएगा 50 पाई इंटीग्रल D2 माइनस D1 के पावर 5/5। अब तो कैलकुलेट हो जाएगा, D1 D2 हमारे पास दोनों ऑब्टेन्ड है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके कुछ आंसर क्या आ जाता है इसका, 686.9 किलो जूल। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं सारे क्वेश्चंस को एक हिंट के रूप में आप लोग को बता रहा हूँ, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स आए किसी भी क्वेश्चंस में तो आपको उसे सॉल्व करना है खुद से। ठीक है, और प्रॉब्लम्स आए तो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, या फिर ग्रुप पे मैसेज डालना है। ठीक है, फिर मैं आपको उसका अच्छे से पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा। तो क्वेश्चन नोट करना है।
ठीक है, काफ़ी हद तक बेसिक्स कंसेप्ट वर्क डन में आप सभी का क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लास्ट हम लोग इस वीडियो का कवर कर लेते हैं। चलिए, अ पिस्टन सिलेंडर device contains a 0.05 meter cube of a gas initially at 200 किलो पास्कल। ठीक है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जो कि एक डिवाइस कंटेनर 0.05 मीटर क्यूब ऑफ गैस वॉल्यूम दे रखा है और प्रेशर भी हमें दे रखा है। एट दिस स्टेज स्टेट अ लीनियर, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, स्प्रिंग which has a spring constant of of 150 kilonewton per meter is just touching the piston, but अगर जस्ट कोई चीज टच करता है तो वो फोर्स एग्जर्ट नहीं करता है, बट एक्सर्टिंग नो फोर्स ऑन इट। ठीक है, now heat is transferred to the gas causing the piston to raise and compress the spring until its volume inside the cylinder double। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, काफ़ी नोट डाउन करना पड़ रहा है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो हीट देने के बाद क्या हो रहा है कि उसका ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो हो रहा है डबल हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम डबल हो रहा है। तो अब इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन, अब पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया हमें दे रखा है 0.25 मीटर स्क्वायर, और फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड पहला फाइनल प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। हीट देने के बाद क्या प्रेशर आएगा, फाइनल प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। सेकंड, वर्क डन बाय द गैस। दूसरा क्या है, वर्क डन क्या आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पहले देखेंगे इसका क्या है। ठीक है, ये हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दे रखा है। ठीक है, इसमें दे रखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास क्या है 0.25। इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है 0.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इनिशियली वॉल्यूम क्या दे रखा था, 0.05। इनिशियली प्रेशर क्या दे रखा था 200 kPa इनिशियली, और फिर फाइनल वॉल्यूम क्या दे रखा है, डबल हो रखा है, फाइनल वॉल्यूम डबल हो रखा है। तो V2 क्या हो जाएगा 0.05 इंटू 2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, इनिशियली इस पर एक स्प्रिंग अटैच था। ठीक है, जो कि कोई भी फोर्स लगा नहीं रहा था। ठीक है, बट जब इसका हमने हीट दिया तो ये इंक्रीज हुआ और ऊपर गया ये, तो कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, और दूसरा डायग्राम में हम बात करें तो कुछ ये यहाँ पे है, पिस्टन हमारा यहाँ पे है, इस पर कुछ फोर्स भी लग रहा होगा। ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो रखा है इसका डबल।
ठीक है। और P2 हमें तो कैलकुलेट ही करना है, फाइंड द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, तो प्रेशर कैसे निकालेंगे, प्रेशर कैसे निकालेंगे हम? आप लोग सोचिए और बताइए प्रेशर कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दूं तो आप लोग क्या करेंगे सॉल्व। बताओ, कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें सिंपली सॉल्व करना है। P2 क्या हो जाएगा, P2 कैसे ऑब्टेन करोगे, जितना नीचे लग रहा है उतना ऊपर से लग रहा होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन का स्टेट इक्वल करोगे, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा और स्प्रिंग द्वारा प्रेशर लगेगा। ठीक है, P2 इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस स्प्रिंग के द्वारा जो लग रहा है। ठीक है, तो P ये इनिशियली प्रेशर क्या था, और P ATM कितना निकल जाएगा, P ATM कितना निकलेगा, क्योंकि ये यहाँ फर्स्ट कंडीशन से हम लोग देखें तो PATM आ जाएगा 200 के लिए के पी, क्योंकि इनिशियली ये स्प्रिंग था यहाँ पे और इनिशियली प्रेशर क्या था 200, तो जितना ये प्रेशर लगा रहा था वो इतना स्प्रिंग पे आ रहा था, एटमॉस्फेयर उसको हैंडल कर रहा था, तो स्प्रिंग तो बस टच के लिए था, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आ जाएगा 200 प्लस स्प्रिंग का प्रेशर कैसे निकालेंगे, प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कैसे निकालेंगे स्प्रिंग पे K इंटू एक्स से। ठीक है, K हमें दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वन न्यू डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा। ठीक है, तो K एक्स अपॉन A करेंगे। ठीक है, तो K इजकल टू 200 प्लस K एक्स अपॉन A करेंगे, एरिया भी हमें मालूम है, दे रखा है, तो यहाँ से हमें P2 आ जाएगा जो कि कुछ 320 kPa के अप्रॉक्स में आ जाएगा। मैं आप लोगों को अप्रोच बता रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। ठीक है, और अगले कुछ डाउट हो तो अगले वीडियो में डालना है। ठीक है, वर्क डन हमें पूछ रहा है, वर्क डन क्या हो जाएगा, जो भी है वर्क डन स्प्रिंग के द्वारा जो भी वर्क डन हुआ है, नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा, जो वर्क डन स्प्रिंग को करने में लगा है वो जो प्रेशर पे लगा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा WP प्लस WS, स्प्रिंग प्रेशर, पिस्टन को जो वर्क डन करने में लगा और जो स्प्रिंग द्वारा वर्क डन किया गया नेट वर्क डन वो हो जाएगा। ठीक है, टू 200 इंटू V2 माइनस V1 प्लस हाफ KX स्क्वायर, यहाँ से आपको वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, और इस इतने के बाद भी अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा तो आप लोग बताएंगे और हम उस क्वेश्चन को, आई थिंक यहाँ तक इतने में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। अभी तक हमने देखा कि जितना भी हमने लेक्चर्स कवर किए थे
सारे लेक्चर्स के ऊपर, सारे टॉपिक्स के ऊपर एक एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया इस वीडियो में। और आगे बात करेंगे हीट की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी, फिर इसी तरह उस पर भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट बिल्डअप करते चले जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा थर्मोडायनेमिक्स में कंप्लीट होने में। जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते जाओ, नोट करते जाओ, क्वेश्चन लगाते जाओ। और कहीं भी जैसे कि मेरा अप्रोच यही रहेगा, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मैं क्वेश्चन के लास्ट तक का हिंट दे दूंगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि अब बच्चे तो रहे नहीं एक एक क्वेश्चन को एक एक आंसर तक कैलकुलेट करके निकालो, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक हीट की, ठीक है। तो थैंक यू।